पैरालिसिस का अटैक होते ही क्या करें, या क्या किसी पेशेंट को पैरालिसिस होते ही कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उसे बचा सके। ऐसे कई क्वेश्चंस पेशेंट जब हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं तो वो पूछते हैं कि सर कोई तरीका है कि पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी से हम किसी पेशेंट को या अपने किसी चाहने वाले को हम बचा सके जिससे ये अटैक आए। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली यही जानेंगे, यही कवर करेंगे कि अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक होता है, लकवे का अटैक होता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है जिससे हम अपने उस पेशेंट को लकवे की शिकायत होने से पहले बचा सकें। और दूसरी बात कि अगर ऐसा नहीं कर पाते तो आगे ऐसा क्या करें जिससे लकवे की शिकायत को ठीक किया जा सके या उससे बचा जा सके या इंप्रूवमेंट लाई जा सके। तो आज इस पूरी वीडियो में जानेंगे, समझेंगे लकवे की समस्या को, उसके सबसे बेहतरीन जो ट्रीटमेंट है उसके ऑप्शंस को। नमस्कार, मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पर आज हम लकवे यानी पैरालिसिस के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि सबसे पहले लकवे का अटैक होते ही किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और यह समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो लकवे का अटैक हो रहा है ये दो कारणों से होता है। कौन से दो कारण? एक होता है स्ट्रोक और एक होता है हैमरेज। ध्यान से समझिएगा, स्ट्रोक यानी किसी चीज की रुकावट, अटक जाना किसी चीज का, और हैमरेज मींस किसी नस का फट जाना। दोनों ही चीजें दिमाग में होती हैं। क्या होता है, दिमाग की किसी नस में अगर खून का कोई थक्का फंस गया जिसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं हुआ, मतलब दिमाग को आगे ब्लड नहीं मिला काम करने के लिए, तो वहां पर पैरालिसिस का अटैक देखने को मिल जाता है जिसे हम स्ट्रोक अटैक बोलते हैं। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर दिमाग की कोई नस फट जाती है और खून बाकी दिमाग के हिस्से में फैल जाता है तो उससे दिमाग में जो छोटे छोटे ब्रेन सेल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं उस खून के फैलने के कारण, जिसकी वजह से पैरालिसिस अटैक होता है जिसे ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। अब ये दोनों होते क्यों है, अगर आपको ये पता है तो गुड, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी व्यक्ति के शुगर लेवल बहुत समय तक बढ़े रहते हैं, वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हमारा खून गाढ़ा होने लग जाता है और हमारे खून में थक्के बनने लग जाते हैं। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप पानी में चीनी डालते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे पानी की थिकनेस बढ़ती जाती है, चिपचिपा होता जाता है, वो चाशनी जैसा जो बन जाता है। उसी तरीके से हमारे ब्लड के अंदर होता है, वो जो पतला ब्लड होता है, पानी की तरह ब्लड होता है, वो मोटा होना शुरू हो जाता है और वो आंतों के साथ, नसों के साथ चिपक कर थक्के बनाने शुरू कर देता है। तो ब्लड तो फ्लो हो रहा होता है, उस फ्लो के साथ, उस बहाव के साथ अगर कोई थक्का वहां से छूटा, आगे ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है, और जब वो किसी दिमाग की नस में जाके फंस जाता है, जब आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो स्ट्रोक की समस्या आ जाती है। लेकिन अगर आपको या किसी को भी शुगर के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से दिमाग की नस फटने का खतरा बना रहता है। इसीलिए शुगर, हाई बीपी जैसी बीमारियों को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, बल्कि इवन कई लोगों को मैं बोलते हुए सुनता हूं कि शुगर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे ज़्यादा टेंशन मत ले, खा लिया कर भाई। प्लीज़, अगर आपका भी कोई चाहने वाला या आपका कोई दोस्त ऐसा कहता है तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चीज़ पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। रीजन शरीर आपका है, समस्या आपकी है, और उससे जो समस्या बढ़ेगी उसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। तो समय रहते सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर पैरालिसिस से बचना है तो अपने शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करना है, अपने बीपी को कंट्रोल करना है। तो ये तो बात हो गई पैरालिसिस के कारण क्या है। लेकिन जो हमने शुरुआत की थी इस वीडियो की समझने के लिए कि अगर किसी को पैरालिसिस होता है तो सबसे पहले क्या करें, तो किसी को भी अगर स्ट्रोक अटैक आता है यानी जिसमें खून का थक्का जम जाता है, तो उस केस में पेशेंट को पैरालिसिस से काफी हद तक बचाया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही किसी को पैरालिसिस अटैक आता है तो सबसे पहला काम जो हमें या उनके केयर टेकर या परिवार के सदस्यों को करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल लेके जाएं, और ऐसे हॉस्पिटल लेके जाएं जहां पर एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो। मैंने क्यों कहा यहां पे एमआरआई, आप समझिए। जैसे ही आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसके दिमाग का एमआरआई किया जाएगा, जिससे सबसे पहले डॉक्टर ये पता लगाएंगे कि ये ब्लड स्ट्रोक प्रॉब्लम है या हैमरेज का अटैक है।
अगर ये ब्रेन हैमरेज है तो यहां पर मैं माफी चाहूंगा, पेशेंट को पैरालिसिस से यानी लकवे से बचाना नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, बल्कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को स्ट्रोक की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उससे पैरालिसिस या लकवा हुआ है, तो वहां पर अगर पेशेंट को 4 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में ले जाके उसका एमआरआई करवा के डॉक्टर्स को पता लग जाता है, तो एक इंजेक्शन होता है जिसको देते ही वो जो थक्का होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी पतला हो जाता है, मिल जाता है, या ये कह दीजिए गल जाता है, जिसकी वजह से फ्लो आगे दिमाग में दोबारा से जारी हो जाता है और कुछ हल्का फुल्का नुकसान शरीर में देखने को मिलता है। लेकिन पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्या का सामना उस पेशेंट को नहीं करना पड़ता और उस पेशेंट की जान बच जाती है पैरालिसिस जैसी समस्या से, यानी वो आम जिंदगी ही जीता है। हल्का फुल्का कुछ एक डिफेक्ट देखने को मिलता है या इंपैक्ट आप कह लीजिए देखने को मिलता है, जैसे हाथ में कुछ हल्का सा आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है या पैर में चलने में हल्की सी लचक मिल सकती है, बस। लेकिन इसके अलावा जैसा कि हम देखते हैं पैरालिसिस में एक पेशेंट पूरी तरह बेड पर आ जाता है, हिलना डुलना चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, बातें बोलना मुश्किल हो जाता है, खाना खाना मुश्किल हो जाता है। इन सब गंभीर समस्या से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। यहां तक हमने समझा कि पैरालिसिस किस तरीके का होता है जिसमें हम पेशेंट को बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, यह भी आपने समझ लिया कि पहले 4 घंटे में हमें कोशिश करनी है पेशेंट एक सही अच्छे बड़े अस्पताल में जाए और उसका इलाज हो जाए। लेकिन अब यहां पर एक और सवाल आता है जो पेशेंट अक्सर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से पूछते हैं और इवन ऑनलाइन भी हमसे पूछते हैं कि क्या अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है, उस पेशेंट की कंडीशन को ठीक किया जा सकता है, और अगर हां तो कैसे। देखिए, अगर आप किसी भी पेशेंट की कंडीशन को ठीक करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो पहले एक बात मैं बहुत साफ साफ आपको बताना चाहूंगा, 100% ठीक पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहेंगे 90%, 80%, जी हां पॉसिबल है। चलना खाना बोलना दोबारा की तरह पेशेंट कर सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन कैसे पॉसिबल है ये समझना सबसे पहले जरूरी है उस पेशेंट को जिसको पैरालिसिस हुआ है, साथ ही उस केयर टेकर को जो उसका ध्यान रख रहा है। वो परिवार के सदस्य हो सकते हैं या कोई भी केयर टेकर हो सकता है। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहली चीज, लोगों को लगता है मालिश करने से, एक्सरसाइज कराने से पैरालिसिस का पेशेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, चलने लग जाएगा, सब काम हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल झूठ है। एक्सरसाइज करने से अगर सिर्फ ठीक हो जाते तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैरालिसिस की समस्या का सामना करना पड़ा है, अभी भी वो उसी दिक्कत से जूझ रहे हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये प्रूफ है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पॉसिबल है, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये पॉसिबल कैसे है, मैं आपको बताता हूं। ये दो चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों चीजों का सही कॉम्बिनेशन देंगे तो वो पैरालिसिस का पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक ठीक हो सकता है। इसके रिजल्ट्स आप खुद देखेंगे। क्या करना है, सबसे पहले एक सही ट्रीटमेंट और उसके साथ एक सही डाइट और एक्सरसाइज, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन ही पेशेंट को ठीक करता है। ट्रीटमेंट मैंने क्यों बोला, जो दवा होती है ना, अब जब हम एलोपैथ में जाते हैं या कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट कोई दवा ले रहा है, एलोपैथिक दवा ले रहा है, आप एक बार मेरे से मत पूछिए, हमारे डॉक्टर से बात मत करिए, आप खुद एक काम करिए, उन दवाओं को गूगल करिए, चेक करिए ये क्या काम कर रहे हैं। आप वहां पे देखेंगे आपको उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ों की दवाइयां मिलेंगी, लेकिन कोई ऐसी दवा नहीं मिलेगी जो उस पेशेंट के दिमाग पे काम कर रही है। पैरालिसिस में दिक्कत कहां पे आई, दिमाग में आई, हाथों में पैरों में नहीं आई। डॉक्टर ने हाथ पैरों का एक्सरे नहीं किया था, एमआरआई नहीं किया था, किसका कराया था, दिमाग का कराया था। मतलब समस्या कहां पे है, दिमाग में है। तो हमें दवा क्या चाहिए, जो हमारे दिमाग पर जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी पर वर्क करे। अब पैरालिसिस पेशेंट की दिमाग की रिकवरी कैसे होती है ये समझाता हूं। जब भी किसी को भी पैरालिसिस होता है, आप चाहे दवाई खाएं चाहे ना खाएं, पहले 6 महीने में आपको पेशेंट के अंदर रिकवरी नेचुरली दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि उस पेशेंट के दिमाग में एक प्रोसेस चलता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये है क्या, मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए हम कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, कोई मेन रास्ता बंद है, तो क्या हम आगे नहीं जाते हैं। कैसे, एक दूसरा नया रास्ता बना लेते हैं, नई गलियों में से जाके देखते हैं तो अपने रास्ते पे हम चले जाते हैं, राइट। ऐसा ही सेम काम हमारा दिमाग करता है। जो उसका हिस्सा डैमेज हो गया, अब वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, ये कड़वा सच है। हमारा दिमाग क्या करता है, जो डैमेज सेल है वो तो खत्म हो गए, लेकिन बाकी जो सेल्स हैं
उनको बूस्ट करता है, उनमें दोबारा वो ताकत देता है कि वो जो काम हमारा बाकी का वो वाला हिस्सा कर रहा था उसका भी काम कर सके, और उससे एक पेशेंट के अंदर पहले 6 महीने में आपको रिकवरी देखने को मिलती है। जैसे किस तरीके की रिकवरी? पेशेंट स्टार्टिंग में बोल नहीं पा रहा होता, कुछ खा पी नहीं रहा होता, लेकिन 15 से 20 दिनों में आप देखते हैं कि पेशेंट धीरे धीरे कुछ कुछ खाना पीना शुरू कर देता है। चल फिर नहीं पाते, हाथ पैर नहीं चल रहे, आप देखेंगे महीने से 1.5 महीने में पेशेंट थोड़ा थोड़ा खड़ा होना, अपना बैलेंस बनाना, बैठना ये सीख जाता है। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी से हो रहा होता है। चाहे आप कोई दवा खाएं या ना खाएं, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप उस असर को एक्चुअली बूस्ट करना चाहते हो, अपनी पेशेंट को ठीक करना चाहते हो, चाहे उन पहले 6 महीनों में या उसके बाद, यहां पर आपका ट्रीटमेंट बहुत ही अहम किरदार निभाता है। आप जो ट्रीटमेंट लेते हैं, आप जो दवा लेते हैं, यहां पे मैं एलोपैथिक दवा के बारे में बात नहीं कर रहा, प्लीज इस चीज को नोट करिएगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, और मैं यहां पर सबसे ज्यादा तवज्जो दूंगा होम्योपैथिक को। रीजन के साथ बताऊंगा, आप खुद समझिएगा, उसके बाद आप चूज करिए। होम्योपैथिक में किसी तरीके का कोई भी परहेज नहीं करना। दूसरी चीज, इसकी दवा लेना इतना आसान है, तरीका इतना आसान है, छोटी छोटी मीठी गोलियां होती हैं दवा के साथ, जो एक व्यक्ति अपने मुंह में डालता है, चूसता है, और वो दवा आपके मुंह में मिक्स होकर अपना वर्क करना शुरू कर देती है, जो एक पैरालिसिस वाले पेशेंट की कंडीशन के लिए बहुत ही आसान होता है कंज्यूम करना और उसका रिजल्ट लेना, राइट। इसी तरीके से अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे ना, होम्योपैथिक के अलावा अगर हम आयुर्वेदिक की बात करें, तो उस दवा को लेना सबसे पहले एक बहुत मुश्किल टास्क है। दूसरी बात, उसमें परहेज बहुत सारे करने पड़ते हैं। ऑलरेडी पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, उसके लिए खाने की बहुत कम चीज़ें हैं, उसमें भी अगर हम परहेज कर रहे हैं तो क्या उस पेशेंट को उतनी पावर मिल रही है? आप खुद सोचिए, क्या उसके शरीर की डिमांड पूरी हो पा रही है? नहीं। इसीलिए होम्योपैथिक सबसे अच्छी दवा और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है पैरालिसिस के पेशेंट के लिए, जिसमें उन्हें रिजल्ट भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही अब ये ट्रीटमेंट क्या कर रहा होता है, जो हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी चल रही होती है उसको बूस्टअप करता है, उसमें हेल्प करता है हमारे दिमाग की उन सेल्स को डेवलप करने में एक फास्ट मोड में, जिससे हमें पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अब रिकवरी कैसे देखने को अच्छी मिलती है ये भी समझिएगा। पैरालिसिस पेशेंट को जो एक्सरसाइज कराई जाती है उसे जनरली हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी, जिसके लिए वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो एक्सरसाइज कराते हैं। गुड, जरूरी है। लेकिन असल में जो एक पेशेंट में चेंज, बदलाव देखने को मिलता है, वो कब देखने को मिलता है? जब पेशेंट खुद के इनिशिएट लेके एक्सरसाइज करता है। अब यहां पर एक बहुत अहम बात समझनी है, इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करो। हमारे घर में बच्चे होते हैं, जब माता पिता उसे पीट के कहते हैं बेटा पढ़ पढ़ पढ़, फर्स्ट आना है, क्या बच्चा फर्स्ट आ पाता है? क्या बच्चा पढ़ लेता है? खुद के मन से पढ़ता है, और शायद पढ़ता है तो भूल जाता है, राइट। यही सेम प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन अगर किसी बच्चे का खुद से पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाए तो वो सिर्फ पढ़ता है, वो फर्स्ट सेकंड अपने आप आ रहा होता है। उसके पेरेंट्स कभी भी उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं कर रहे होते कि बेटा पढ़, ये कर, वो कर। सेम एक पैरालिसिस पेशेंट के साथ हो रहा होता है। अगर वो पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहा है और वो उन्हें एक्सरसाइज करा रहे हैं, जबरदस्ती पेशेंट इनिशिएट नहीं ले पा रहा या नहीं ले रहा, तो यहां पर पेशेंट के अंदर रिकवरी बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साथ वो पेशेंट खुद इनिशिएट कर रहा है, अब वो खुद इनिशिएट कब करेगा? जब आप उसको उसकी उन एक्टिविटीज से जोड़ोगे जो उन्हें पसंद है, जो वो किया करते थे। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें भी। मान लीजिए उस पेशेंट को चाय बहुत पसंद थी, चाय सामने रख दीजिए, बोलो चाय उठाने की खुद कोशिश करो। किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के साथ क्या होता है, आधा हिस्सा काम कर रहा होता है, आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा होता। उन्हें कहना है जो हिस्सा काम कर रहा है वहां से नहीं पकड़ना, जो हिस्सा काम नहीं कर रहा वहां से उठाओ, हमने चाय आपके लिए रख दी है। अब यहां पे क्या होगा, वो अपने दिमाग पर जोर डालेगा, बार बार कोशिश करेगा, नहीं होगी तो वहां पर जो फिजियोथेरेपिस्ट है, जो उसके केयर टेकर है, वो उसे समझाएंगे कि दूसरे हाथ से हेल्प लीजिए, अपना हाथ लेके जाइए और कोशिश करें उस कप को पकड़ने की, उठाने की, राइट। और यहीं पर एक्चुअली उस पेशेंट को रिजल्ट मिलना शुरू होता है। एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, 10 बार फेल होते हैं, लेकिन जहां उस पेशेंट ने थोड़ा सा पेशेंस रखा, बार बार ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, इनिशिएट किया, आगे बढ़कर की,
तो एक वक्त के बाद उस पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। अब जिन्हें खेलने का शौक होता है या बच्चों से प्यार है, घर में बच्चे हैं, उन बच्चों को बोलो कि बॉल फेंको इनकी तरफ, ये बॉल उठा के आपको देंगे। अब एक हाथ चल रहा है तो दूसरे हाथ का सपोर्ट लेंगे ना। अब जैसे ही वो बच्चे, क्योंकि बच्चे तो मांगते हैं, अब बच्चे जब प्यार से बॉल मांग रहे हैं कि फेंको फेंको, दादू दो, दादी दो, या जो भी पेशेंट है, तो वो जब कोशिश करता है तो एक्चुअली इंप्रूवमेंट वहां पर देखने को मिलती है। क्योंकि हम सब जानते हैं इमोशंस एक बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार निभाते हैं किसी भी पेशेंट की तबीयत को या उसको उसकी बीमारी से रिकवर करने के लिए, जिसे हम विल पावर बोलते हैं। तो दवा के साथ ये एक्सरसाइज और विल पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो एक पेशेंट को अपने अंदर लानी होती है। तो यहां तक आई होप आप सबको काफ़ी कुछ समझ आया कि किस तरीके से एक पैरालिसिस पेशेंट को उसकी समस्या से बाहर लाया जा सकता है। किसी को अगर अचानक से पैरालिसिस का अटैक आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए और एक सही ट्रीटमेंट कौन सा है। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई समस्या है जो आप जानना चाहते हैं जो उसका उत्तर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो। जी हां, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो, अपना सवाल पूछ सकते हो। इवन अगर आप हमारे डॉक्टर से मिलना चाहें तो इसी नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर किसी को पैरालिसिस या लकवे की शिकायत है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो अपनी समस्या से बाहर आ पाए। तो इसी के साथ आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।